नमस्कार, मैं अक्षत कल्याण बिंदासक से आज माननीय विधायक जी ममता राकेश जी के साथ उनके आवास पर उपस्थित हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बिंदासक। धन्यवाद। आपका पूरा परिवार एक तरह से, पहले आपके ससुर जी जो भगवानपुर के लिए बहुत कार्य कर चुके हैं, और फिर आप। देखिए, जिस तरह की परिस्थितियां बनी, जैसा कि आपने खुद कहा और सभी सम्मानित क्षेत्रवासी भी, पूरा प्रदेश इस बात को जानता है कि हमारा परिवार राजनीतिक परिवार रहा है। और शुरू से ही मेरे बाबूजी स्वर्गीय कलीराम राकेश जी ने जनता के लिए, विशेष रूप से दलित समाज के लिए और सर्व समाज को साथ लेकर के वो चले और जनहित के काम उन्होंने किए। और क्षेत्र में दलितों के मसीहा के रूप में उनकी पहचान थी। उस समय से लेकर आज तक आप देखिए, लगभग 40-45 साल का स्वर्णिम कार्यकाल उनका रहा। उनके बाद मेरे पति स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने इस क्षेत्र को ऐतिहासिक विकास कार्य दिए हैं। विकास पुरुष के नाम से अपने काम के जरिए अपनी पहचान बनाने वाले स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी तत्कालीन समाज कल्याण और परिवहन मंत्री पद को सुशोभित उन्होंने किया और बिल्कुल जनहित के मुद्दों को लेकर जनता की आशाओं के अनुरूप काम किया। मैंने सुना है कि जो ये राकेश सरनेम है, ये आपको पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने दिया है जी। तो उसके बारे में कुछ बताइए। जी, देखिए, मेरे स्वर्गीय बाबूजी इंदिरा गांधी जी के बहुत नज़दीक थे, राजनीति में बहुत सक्रिय थे और रोडवेज में वो सर्विस करते थे। और अब सर्विस को छोड़ करके, उत्तराखंड परिवहन निगम की सर्विस को छोड़ करके सक्रिय राजनीति में वो आए और इंदिरा जी के नज़दीक रहते हुए राजीव जी के बहुत प्रिय और नज़दीकी रहे। और इंदिरा गांधी जी प्यार से राकेश जी कहकर कलीराम राकेश जी को, मेरे स्वर्गीय बाबूजी कलीराम राकेश जी को कहती थी। और कलीराम उनका नाम था, राकेश इंदिरा गांधी जी ने दिया था। इस तरह से कलीराम राकेश, जो राकेश सरनेम है, राकेश की उपाधि तब से हमारे परिवार पर चली आ रही है, वही आज तक सुशोभित और आगे तक रही है। तो मैम, पहले आप एक प्राइमरी टीचर थी, तो शिक्षा के क्षेत्र में आपका पहले से ही एक महत्वपूर्ण योगदान था। उसके बाद आप विधायक, तो शिक्षा के लिए आप क्या सोचती हैं आगे? और जैसे अभी कोरोना टाइम चल रहा है तो शिक्षा बहुत बाधित है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अपने अंदर के शिक्षक को कभी मरने नहीं देती। यह है कि मैं जनता की आशाओं के अनुरूप और जनता की इच्छा के अनुरूप मैंने विधायक का चुनाव लड़ा। उस समय हालांकि ना तो मेरी परिस्थिति थी और ना मेरी इच्छा थी, लेकिन जनता की आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है और जनता की आवाज़ को मानते हुए, भगवान के फैसले को स्वीकार करते हुए मैंने विधायक का चुनाव लड़ा नहीं, बल्कि जनता के द्वारा लड़ाया गया। और मैं बहुत आभारी हूँ। भगवानपुर विधानसभा की जनता बहुत ही समझदार है और बहुत सूझबूझ वाली है। पूरे प्रदेश का सबका मुझे साथ और सहयोग मिला। भगवानपुर की जनता ने मुझे उसी तरह से पलकों पर बिठाया जिस तरह से स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी को अपने सराखों पर बिठाया था। और मैं ईश्वर को साक्षी मान के, जनता को धन्यवाद करके ये बात अभी भी कहती हूँ कि उस पद पर मैं सुशोभित हूँ जो जनता ने अपने अपेक्षाओं को, मुझसे बहुत सारी अपेक्षाएं हैं और मैं वास्तव में अपने बाबूजी स्वर्गीय कलीराम राकेश जी, अपने पति स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी को अपना आदर्श मानती हूँ। और आज जिस मुकाम पर मैं हूँ, ये सब परमपिता परमात्मा की, स्वर्गीय मेरे बाबूजी की और मेरे पति स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के किए हुए विकास कार्यों के, अच्छे कार्यों की और जनता के सहयोग की ही देन है कि मैं आज इस पद पर हूँ। और पूरा विश्वास आपके भी सम्मानित चैनल के माध्यम से, आपकी पत्रिका को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आप यहाँ पर मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए। मैं जनता के हितों के लिए हमेशा काम करूँगी। आपने मुझसे कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा, देखो, शिक्षा से सभ्यता और संस्कार आते हैं। संस्कार विहीन शिक्षा का कोई अर्थ नहीं। शिक्षा ही समाज को प्रगति के पथ पर ले जाती है और हम बच्चों को शिक्षित करके हम अपने देश का भविष्य तैयार करते हैं। तो शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान समाज में संस्कार के लिए और सभ्यता के लिए होता है। आज कोरोना काल में आपने मुझसे पूछा है, देखिए, अब तक ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनका मन मस्तिष्क पर, उनकी आंखों पर, ज्ञानेंद्रियों पर बुरा असर लंबे समय तक, अगर हम ऑनलाइन, हम मोबाइल से जुड़ेंगे, ऑनलाइन अगर पढ़ेंगे तो बुरा असर पड़ता है। तो मैं चाहती हूँ कि अब जबकि आदेश हो गया है, सरकार ने भी शासनादेश जारी कर दिया है कि 1 नवंबर से हमारे विद्यालय खुलने जा रहे हैं, तो मैं बच्चों को बहुत शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ और अपने अध्यापकों से भी कहती हूँ कि पहले मेहनत के साथ पढ़ाएं। 8 महीने का समय बच्चों का हमारे निकल चुका है। इस समय बच्चों को फिर से रूटीन में लाने के लिए थोड़ी मेहनत माता पिता को भी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और बच्चों को भी रूटीन में आना पड़ेगा और शिक्षकों को बच्चों के साथ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैम, भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र में आप दूसरी बार विधायक बनी हैं,
क्या कार्य आपने आगे सोच रखे हैं कि मुझे भगवानपुर के लिए करने हैं? हमने विधानसभा में भी प्रमुखता से उन मुद्दों को उठाया। जब स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी थे, उनके समय में विकास कार्य बहुत तेज़ी के साथ हुए, लेकिन 2017 में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी। जो फाइलें स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी द्वारा चलाई गई थी, वो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दी। जैसे कि भगवानपुर में मंडावर काजीबास में मेडिकल कॉलेज का निर्माण होना था। मैंने भी हर विधानसभा सत्र में इसका सवाल उठाया और अभी तक वो निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। तो मेरी प्रमुखताओं में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराना और भगवानपुर में तहसील भवन का निर्माण कराना, जिसकी फाइल माननीय मुख्यमंत्री जी की टेबल पर रखी है। पता नहीं कब वो, मेरा ये मानना है कि विकास कार्य बाधित नहीं होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पक्ष विपक्ष को इस बात से नहीं जोड़ करके देखा जाना चाहिए। अभी हमारे किसान भाई बहुत परेशान हैं। आप देख रहे हैं कि गन्ना मिले हरिद्वार जनपद की भुगतान कितना बकाया है। इकबालपुर शुगर मिल पर भी पिछला 2 वर्षों का भुगतान बकाया है गन्ना किसानों का। और अब हाल ही में हमारे किसानों ने धान की फसल काटी है, लेकिन धान के भी तोल केंद्र नहीं बन पाए हैं और सेंटर पर, केंद्र पर धान नहीं ले रहे हैं। तो ये प्रमुख समस्याएं हैं, किसान परेशान हैं। आप देखिए कि हमारी महिलाओं के साथ हाथरस का कांड हुआ, बड़ी दुखद जघन्य घटना है। मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करती हूँ और इसके लिए पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जिम्मेदार है इसके लिए। तो निश्चित रूप से खुलासा घटना का होना चाहिए और जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी कानूनी सजा मिलनी चाहिए कानून के तहत। विधानसभा भगवानपुर क्षेत्र में एक बहुत बड़ी समस्या है बेरोजगारी की, तो उसको लेकर आपने क्या तैयारी आगे करी है और क्या उस पर आपने एक्शन लिया है? ये तो केवल भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र की नहीं, पूरे देश की प्रमुख समस्या है कि आज का हमारा युवा बेरोजगार है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रमुखता से कहा था, जिस समय वो सरकार में आए थे, प्रधानमंत्री बने थे, कि 1 वर्ष में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। आज पूरे देश में बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई है। चारों तरफ युवा हमारे आक्रोशित हो रहे हैं और आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं। आप देखिए कि अभी कल भी हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने, हमारे सम्मानित अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी ने और NSUI के हमारे पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने एक विशाल जन आंदोलन किया देहरादून में, जिसमें प्रमुखता से इसी बात को रखा गया है कि वन फॉरेस्ट भर्ती घोटाले की अब तक SIT जांच की रिपोर्ट नहीं आई है और बेरोजगारों को किस तरह से रोजगार ये सरकार देगी, बड़ा यक्ष प्रश्न सरकार के सामने है। तो हमारी प्रमुखता से मांग है कि सरकार इन युवाओं को रोजगार दे। तो आप देखिए कि अपराध किस कदर बढ़ता जा रहा है कि हरिद्वार में शिवालिक नगर में एक बुजुर्ग दंपत्ति की, जो हमारे BHEL से रिटायर्ड DGM थे, उनके और उनकी पत्नी की चाकुओं से गोद करके उनके आवास पर निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी गई, जिसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। और पता तब चला कि जब उनकी लाशों से दुर्गंध आने लगी, तब पुलिस को सूचना मिली और उन्होंने देखा, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। इस घटना का खुलासा नहीं हो पाया है। आए दिन क्षेत्र में चोरियों की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। अभी भी थोड़ी देर पहले मेरे पास भगवानपुर से ही बैठे हुए थे, मोबाइल की शॉप से चोरी हुई 2 तारीख को, आज तक उस घटना का खुलासा नहीं हो पाया है। ये भगवानपुर में ही हमारे ज्वेलर्स की दुकान पर लगभग 1.5 साल पहले, पिछले साल जुलाई में चोरी हुई थी, आज तक उस घटना का खुलासा नहीं हो पाया है। तो तमाम अपराध है, लगता है कि पुलिस के हाथों से निकलती जा रही है, बातें अपराधी ज़्यादा सक्रिय हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी का ही असर है कि चोरी, लूट, अपराध, हत्याएं जैसी घटनाएं हो रही हैं और पुलिस के हाथ खाली हैं। तो सरकार फेल नज़र आ रही है। बेरोजगारी के मुद्दे पर भी, अपराध को भी अंकुश नहीं लगा पा रही है। तो आप देखिए सरकार पूरी तरह से फेल होती नज़र आ रही है। तो हम भगवानपुर में आपके स्तर से क्या प्रयास कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए किया जा सकता है? कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए तो सरकार को ही प्रयास करने होंगे। बेरोजगारी को खत्म करे, युवाओं को रोजगार दे और अपराध पर नियंत्रण, निरंकुश नहीं होने चाहिए, अपराधियों पर नियंत्रण लगना चाहिए। सरकार को, अधिकारियों को भी बिल्कुल अनुशासन में रह करके और पूरा कड़ाई से उनका पालन करना चाहिए। अधिकारियों को खुलासे करने चाहिए। जी जी जी। जब आप राजनीति से नहीं जुड़ी थी, तो जुड़ने से पहले और जुड़ने के बाद आपके जीवन में क्या चेंजेस आए हैं, उसके बारे में थोड़ा हमारी जनता को बताइए। देखिए, जनता की सेवा तो मैं तब भी कर रही थी जब सक्रिय राजनीति में नहीं आई। जी जी। बस ये है, उस समय मैं शिक्षा के माध्यम से और पर्दे के पीछे, यानी कि सक्रिय राजनीति वो होती है। मैं स्पष्ट रूप से विधायक के पद पर आसीन हूँ और जनता की सेवा कर रही हूँ। लेकिन तब भी मेरी इच्छा यही रहती थी, मैंने अपने आप को
देखिए, शिक्षा को मैं व्यवसाय नहीं मानती, कर्म ही पूजा है, और शिक्षा को मैंने पूजा मानकर जी शिक्षा और स्वास्थ्य यानी कि अध्यापक और डॉक्टर ये पेशा नहीं होता इनका, तो जनता के लिए समर्पित होते हैं, क्योंकि जन सेवा वो माध्यम है जनता की सेवा करने का, कि उसमें हम अपने लिए बहुत बाद में सोचते हैं, अपने लिए सोचने का समय ही नहीं मिलता। तो उस समय मैं नन्हे मुन्ने बच्चों के माध्यम से जनता की सेवा करती थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय में असिस्टेंट टीचर से लेकर के प्रधान अध्यापिका पद पर मेरा प्रमोशन हो गया था। जी जी क्योंकि राजकीय विद्यालयों में आप भी जानते हैं कि अगर हम थोड़े भी सक्षम हैं तो हम अपने बच्चों को CBSE बोर्ड या प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं। राजकीय विद्यालयों में हमारे बहुत ही गरीब तबके के बच्चे आते हैं, जो वास्तव में प्यार के भी हकदार हैं और शिक्षा के भी वास्तव में अधिकार हैं। तो मैंने उस समय भी ये कोशिश की कि हमें अपना सर्वस्व, अपना बेस्ट उन बच्चों के माध्यम से देना चाहिए, ताकि हम वास्तव में अपनी नज़रों में अपने ज़मीर हमारा इस बात को गवारा करे कि हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, हमें जो करना चाहिए हम उतना पूरा कर पा रहे हैं। नई शिक्षा नीति उसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, हमें उसके लिए पहले अपने बच्चों को उसी तरीके से तैयार करना होगा। आप सपोज़ कीजिए कि हमारे राजकीय विद्यालय हम उन्हें CBSE पैटर्न पर करना चाहते हैं, तो हमें अध्यापक भी उसी तरीके से रखने पड़ेंगे, हमारे अध्यापकों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और बच्चों को भी उसी मेंटल लेवल से हमें तैयार करना पड़ेगा। उसके लिए समय लगेगा और उसके लिए हमें अपने अध्यापकों को प्रशिक्षण भी देना चाहिए कि वो अपने बच्चों को इसी तरह से आगे लेकर के चल सकें। जी तो अच्छा निर्णय है, केंद्रीय विद्यालय हर ब्लॉक में खुलने चाहिए, आदर्श विद्यालय बनाए जाने चाहिए। हम चाहते हैं हमारे विद्यालय के आदर्श हों, हमारे बच्चे भी आदर्श हों। जी, तो हम कुछ रैंडमली क्वेश्चंस हैं जो कि राजनीति से तो बहुत दूर हैं, लेकिन आपकी थोड़ी लाइफ से जुड़े हुए हैं। सभी को फिल्मों का शौक़ होता है, तो मैम आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? मेरी फेवरेट मूवी अवतार मूवी के, वैसे तो मुझे इतना समय नहीं मिल पाता, लेकिन अवतार मूवी मैंने देखी है, बहुत अच्छी मूवी है। आज वास्तव में हमें ऐसी मूवी देखने की ज़रूरत है, ऐसी फिल्में देखने की ज़रूरत है। एक दौर था फिल्मों का, जब हमारा टाइम था कि पूरा परिवार एक साथ बैठ करके पिक्चर देखता। जी जी वो उनसे हमें मोटिवेशन मिलती थी, प्रेरणा मिलती थी, और हम अपने बच्चों को भी फख्र से कहते थे कि हमने पूरब पश्चिम पिक्चर देखी, उपकार पिक्चर देखी। आप देखो, आपके रोंगटे आज भी खड़े हो जाएंगे। जी उसमें एक भावना छिपी होती थी, चाहे देशभक्ति की भावना हो, चाहे धार्मिक भावना हो, और चाहे वीर रस से और हास्य रस भी। एक स्वस्थ मनोरंजन वाली पिक्चरें होती थी और हमें प्रेरित करती थी, मोटिवेट करती थी, आदर्श हमारे लिए होती थी। आज भी कुछ कलाकार हैं जो हमारे लिए आदर्श हैं और हमें सीखने की आवश्यकता है। हमारे नए कलाकार भी उनसे सीखते हैं, पुराने कलाकारों से। जी जी अच्छा लगता है उस समय, उस ज़माने की मूवी के बारे में। आप भी देखिएगा, कुछ ऐसी मूवी हैं जो आज भी देख करके हमारे रेंगटे वास्तव में खड़े होते हैं। तो मैम आपके बचपन से जुड़ी हुई ऐसी कोई बात जो आप हमारी जनता के साथ शेयर करना चाहें? एक, क्योंकि आपने मुझे फोकस किया हुआ है कि शिक्षा के क्षेत्र में, तो मैं इसके ज़रिए एक संदेश भी इन बच्चों को देना चाहूँगी कि बचपन में मैं रेगुलर स्कूल जाती थी। अगर हमें एक दिन भी अगर हमारा स्कूल मिस होता था स्वास्थ्य के कारण, तो हमें बहुत बुरा लगता था। बाकी मैं कक्षा 5 में थी और मैं बुखार से पीड़ित थी, और बुखार भी मुझे स्कूल में ही हुआ था। अचानक मेरी तबीयत ख़राब हुई, पता चला कि मैं बुखार की वजह से नेक्स्ट डे स्कूल नहीं जा पाई। और अगले दिन थोड़ा सा विलम्ब हुआ, स्कूल में जब पहुंची तो प्रेयर हो रही थी और राष्ट्रगान शुरू हो चुका था। मैं थोड़ी दूर वहीं जहाँ मुझे राष्ट्रगान की आवाज़ सुनाई दी, मैं अकेली वहाँ रुक गई सावधान की पोजीशन में, और साथ के दूसरे बच्चे जो थे वो चलते रहे। तो जैसे ही राष्ट्रगान पूरा हुआ, उसके बाद में मैं पहुंची तो हमारे हेडमास्टर और दूसरे शिक्षक थे, उन्होंने एकदम कहा कि जैसे ही बोले कि सब बच्चों अभी रुको, भी क्लास में नहीं जाना। तो मैं डर गई, मैंने कहा शायद कोई बात मुझसे कोई गलती हुई। जी जी तो कहने लगे सब बच्चों को देखिए, आप इनसे शिक्षा लेनी चाहिए। ये बच्ची राष्ट्रगान की आवाज़ वहाँ सुनी और वहीं रुक गई। और हम एक दिन भी अगर मुझे लग रहा था कि मैं कल स्कूल नहीं आई, शायद मुझे अध्यापक हमारे इसलिए डांटेंगे, तो हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि हम उस समय अपने टीचर्स को कैसे फेस करेंगे, कैसे उनके सामने जाएंगे। तो मैं इन बच्चों को, आज के बच्चों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारे बच्चे स्कूल बंक ना करें, स्कूल छोड़ करके ना जाएं, और पूरी मेहनत से, ईमानदारी से और कठिन परिश्रम के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ हमें आगे बढ़ते जाना है। और सफलता ही कठिन परिश्रम और लगातार कंटिन्यू मेहनत करते रहेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। और मैं सभी अपने बच्चों से भी कहना चाहूँगी कि निश्चित रूप से आगे बढ़िए, मेरी शुभकामनाएं साथ हैं। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं, जो स्वयं अपनी मदद करता है ईश्वर उसकी मदद करता है। तो आज के कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद मैम, आपने बिजी शेड्यूल में से हमारे टाइम निकाला। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।